नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। इस कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद और मेरी टीम भी आपको कहेगी खुश आमदीद। आज आपके लिए क्या करके लेके आए और क्या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। लेकिन हमने अपना दिन शुरू किया अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। आप भी अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए हम अपने घरों से निकलते हैं, आप तक पहुँचते हैं। कुछ बातें आपसे अपने मन की करने के लिए, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो माशी और माशरती लिहाज से हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक पहलू हमसे और आपसे जा मिलता है। लेकिन हम उससे, जिसको ये कहा जाए ना कि दामन पहलू तही नहीं हो सकते, हम उससे बच नहीं सकते, हम उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि हम सारे के सारे लोग इस चीज़ का हिस्सा बने हुए हैं। जिस माहौल में हमें निकलना है, वो मुल्क का माहौल हो, वो आपके शहर का माहौल हो, वो आपके मोहल्ले का माहौल हो, इलाके का माहौल हो, आपकी गलियों का माहौल हो या आपके घर का माहौल हो। क्या आपका घर का माहौल आपके मोहल्ले के माहौल को मुतासर करता है या आपकी तरबियत आपकी दीगर चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती है? सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क में हो रहा है, जो शहर में हो रहा है, उसकी जिम्मेदार है कौन? क्या रियासत वक्त है, क्या हुकूमत वक्त उसकी जिम्मेदार है? और हुकूमत वक्त की जो तरबियत और जो उसकी एक जो ट्रेनिंग हुई है, क्या वो इस हिसाब से है? क्या उन माओं ने उसको उस बेहतर अंदाज में पाला है जिस अंदाज में वो उनकी ट्रेनिंग कर सके और वो मुल्क की बागडोर संभाल सके? क्या दुनिया भर में ऐसा कभी कहीं होता है या नहीं होता? और कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी इंसान की एक तरबियत जिसको हुक्मरान बनना है और जिसके ज़िम्मे हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों जानों का जो देखभाल है उसको करनी है, तो उसके ऊपर उसकी तरबियत की कितनी जिम्मेदारी है। और जब तरबियत में फुकदान हो तो फिर कहाँ कहाँ फ्लॉज आते हैं, मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती है, लोगों में अफरा तफरी फैल जाती है, उनको खाना पीनी चीनी ये सब चीज़ें नहीं मिल रहा होता, या फिर वो जो ज़रूरी अशिया है वो नहीं मिल रही होती है, अशिया खुरनोश की फरावानी नहीं होती। मुल्क माशी तौर पर भी बदहाल होता है और मुल्क माशरती तौर पर भी बदहाल होता है। और जब बदहाली की कैफियत इंसानों के ऊपर इस कदर बढ़ जाती है तो फिर जराइम होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ते 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 एक दूसरे के कातिल बन जाते हैं, एक दूसरे की जानें लेने के ऊपर तुल जाते हैं, एक दूसरे का माल के पीछे लग जाते हैं। फिर चाहे कोई थोड़ा खाता पीता हो या थोड़ा गरीब हो, सब एक दूसरे के पीछे ऐसे ही लग जाते हैं कि जैसे इसके बाद या इससे पहले कभी नहीं उनको मिला या इसके बाद उनको कभी नहीं मिलेगा। फिर ये बात कहीं दीगर और दूर रह जाती है कि किसने कितनी मेहनत की और किसको कितना कुछ मिला। अब यहाँ पे मेहनत के बगैर ही सबको सब कुछ चाहिए, और उसका सबसे आसान तरीका ये कि बहुत आसान तरीके के साथ हल्ला मचाया जाए, हुल्लड़ मचाया जाए और अपनी मनपसंदीदा शख्स या अपनी मनपसंदीदा चीज़ को हासिल कर लिया जाए। बेसिकली आज का मेरा मौजू कुछ इसी तरह का है। कुछ अफरा तफरी जहनों में फैली होती है और कुछ अफरा तफरी हमारे अल्फाजों में इसलिए होती है कि हम वो माहौल देख रहे होते हैं जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारे शहर का माहौल क्या अबतर है या फिर क्या थोड़ा सुकून में है। हमने जब से होश संभाले हमने कराची के हालात को तितर बितर ही देखा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी माशी हवाले से तो पूरा मुल्क ही अबतरी का शिकार है, लेकिन हम माशरती हवाले से अगर देखें तो ज़िंदगी में और बहुत सारे कभी धरने, कभी हड़तालें। एक ज़माना था कि हम घर से बाहर निकलते हुए डरते थे और अब एक ज़माना ये आ गया है कि इंसान जाता तो है लेकिन उस चीज़ की खबर नहीं होती कि वो खैरियत के साथ अपने साथ वापस घर पहुंचेगा भी। यानी माँ बाप अपने बच्चों को दुआओं के साथ रुखसत तो करते हैं लेकिन वापसी के लिए दुआएं करते रहते हैं कि बच्चे खैरियत के साथ घर आ जाएं। इसके साथ साथ ही कोई त्यौहार हो तो फिर लगता यह है कि जो लुटेरे हैं या गन रख के पैसे लेने वाले इस कदर लोग बाहर हैं कि वो अपनी ज़रूरियात या वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात शायद इसी तरह पूरी कर रहे हैं। अब ये माशी दबाव है या कोई और सूरत हाल है और इसका जिम्मेदार कौन है, बात करेंगे इसी पे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं, एडवोकेट लियाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा समअप कर लूँ और मैं चाहूँगी कि ये जो मैंने हालात बताए हैं आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके के हालात हैं या हमारे मुल्क के मसाइल हैं, बिल्कुल हम अबतरी के शिकार हैं और हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी जो है अदा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ज़िम्मेदारी हमें अदा करनी है वो अदा हम कर नहीं पा रहे। अगर कि पुलिस की ज़िम्मेदारी है तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे, अगर जो दूसरे लोग हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारी सही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने गिरबान के अंदर झांकना है, हमने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी है। जहाँ पे हमारी ड्यूटी है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उसको ईमानदारी से करना है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में अमन अमान को कंट्रोल करे, मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए, डेवलपमेंट के काम करे, लोगों को रोज़गार मुहैया करे, मैशत को बेहतर करे, लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अब देखें, जो रियासत की ज़िम्मेदारी हैं वो तो हमें नज़र नहीं आ रही। आए दिन जो है वो तरह तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें जो है हम देखने को मिलती हैं। कभी आपने खुद ही मिसाल दी कि कभी लॉकडाउन होते थे, कभी धरने, कभी जो है वो 10 चीज़ें जो है ना देखने को मिलती हैं। माजी में क्या बात करें, तो मैं समझता हूँ
कि सबसे पहले हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए। ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए हमें जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद के लिए हमें काम करना चाहिए। और लोगों को जब तक हम रिलीफ नहीं देंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो कोई काम जो है सही तरीके से हो नहीं सकता। दूसरा, आपने अभी बात की कि लोग घरों से निकलते हैं, वापस नहीं आते, जो है ना उनकी कोई खैर खबर नहीं होती। तो यकीनन आजकल जो हालात ऐसे चल रहे हैं, जिस तरह के हम वाक़यात देख रहे हैं, इंसिडेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ना हमें नज़र आ जाता है कि रोड पे चलते हुए कुछ नज़र आता है, रोड पे चलते हुए कोई हादसा नज़र आ जाता है, कहीं पे लड़ाई नज़र आ जाती है। तो ये एक लोग जो है ना, मैं समझता हूँ फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। कहीं अगर उनसे कोई गलती भी सरजद होती है तो वो अपनी गलती भी कोई मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अगला अगर उसको समझाने की कोशिश भी करता है तो उसके गले में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ ये लॉलेसनेस है हमारे मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, लोगों को डर खौफ होना चाहिए। अगर कोई शख्स जराइम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और एक कानून की हुक्मरानी हो जाना, लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है वाली बात है, जो ताकतवर है वो ज़्यादा कमज़ोर को जो है दबाने की कोशिश करता है। यह इंसाफ की जो है ना मुझे काफ़ी जो है ना कमी नज़र आती है। हम तो खुद जो है इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, अदालतों के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पे भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जब नीचे से इंसाफ नहीं होगा तो आगे चल के क्या होगा? सबसे बेसिक जो बुनियाद हमारी होती है कि अगर किसी शख्स से ज़्यादती होती है तो पुलिस के पास जाता है। जब वो पुलिस के पास जाता है अगर तो वहाँ पे भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, उनके पास इतना प्रेशर होता है, सियासी मुदाखलत होती है, फिर इसके अलावा रिश्वत का बाज़ार जो है गर्म होता है। तो लोग जो है ना वो बजाय इंसाफ लेने के वो कहते हैं ठीक है हमारे पास तो जाने इतना ना हमारे वसाइल हैं, ना हमारे पास रिश्वत है, ना हमारे पास ताल्लुकात हैं, अगर यहाँ से ये हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही तो आगे चल के हम क्या करेंगे? तो ये एक लोगों के अंदर जो है ना ये एक बदइत्मादी जो पैदा हो रही है ना, ये इसका जो है ना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान से जो है ना हम दो चार होंगे। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा जो है ना बगैर पैसे के आपका काम नहीं करता। रिश्वत अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपको रिश्वत नहीं है आप जायज़ काम के लिए भी जो है ना महीनों धक्के खाएंगे, सालों धक्के खाएंगे, कोई आपको जायज़ काम भी करने को तैयार नहीं है। खुदारा जो है ना हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का खुद जो है उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि हमें अपना काम जो है ना जो हमारे हिस्से का है कम से कम अगर हम वो अपनी ईमानदारी से कर जाएंगे, किसी की हम मदद कर देंगे। आपको लगता है कि अपने हिस्से का काम कोई ईमानदारी से करता है? अगर आप किसी इदारे में बैठे और कोई अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना चाहता है तो इदारे में इतने फ्लॉज हैं आप वो काम ही नहीं कर सकते। मतलब ईमानदार तो ईमानदारी से करना चाह रहे लेकिन उस इदारे में इतने फ्लॉज हैं आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, आप घरों में आए, घरों में कौन से रिश्तों में अब ईमानदारी रह गई है? आप पर्सनल घरों में देखें, जब रिश्तों में ईमानदारी नहीं है, जब हर चीज़ बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गई है हर चीज़, तो फिर बाहर क्या होगा? आप जो तरबियत पाएंगे, मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि जिन हुक्मरानों की तालीम और तरबियत जो घरों से होती है, क्या वो इस हिसाब से होती है कि वो किसी मुल्क के हुक्मरान बन सके? इसी तरह से क्या उन मर्दों की तरबियत उस हिसाब से होती है कि वो किसी घर को बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ चला सकते हैं? इतनी ज़्यादा लोगों में सख्त बुराई है। क्या उन माओं ने क्या अपने बच्चों की, या मैं बहैसियत माँ अपने बच्चे की तरबियत ऐसी, मेरा बच्चा छोटा है लेकिन अगर मैं उसको आज के हिसाब की तरबियत करती हूँ इसलिए कि उसके घर में आने वाली लड़की उसके साथ खुश और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ें फुलफिल कर सके। तो क्या मेरे इन लॉज थे उन्होंने मेरे शोहर की ऐसी तरबियत क्यों नहीं की, या मेरे माँ बाप ने मेरे भाई की तरबियत ऐसी क्यों नहीं की? इसकी क्या 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 लॉजिक क्या है? हम घरों में ही ईमानदार नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसी तरबियत होगी वैसा उसका रिज़ल्ट निकलेगा। मैं लेकिन इसमें जो है ना माँ बाप को जो है ना कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि वो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत ऐसे नहीं करते। देखिए, माँ बाप अपनी हमेशा ही औलाद की जो है ना जो तरबियत है वो बेहतर तरीके से करता है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके आगे पीछे लोगों के साथ इर्द गिर्द वो देखते हैं लोगों को एक्टिविटीज़ करते हुए, तो वो चीज़ें उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं ना। देखिए, कोई भी शख्स जो है वो माँ बाप के पेट से क्रिमिनल पैदा नहीं होता जो ना, वो चीटर या फ्राडिया पैदा नहीं होता जो ना। जब वो हालात के अंदर जब वो बड़ा होता है, उसकी तरबियत मैं समझता हूँ घर वाले बेहतर तरबियत करते होंगे। वो बच्चा जवान भी हो जाता है, उसकी तालीम भी अच्छी हो जाती है, लेकिन आगे चल के जब वो इस मुआशरे के अंदर कदम रखता है,
अगर वो गलत लोगों के साथ बैठता है, गलत सोसाइटी में बैठता है, जिस तरह के उसके दोस्त होते हैं वो उसी तरह उनके रंग में ढल जाता है। अगर कोई चीटर फ्रॉड है तो उसको अगर उसकी आदत पड़ गई, वो आपको जिस तरीके से उसके दोस्त करते होंगे उसी तरीके से करेगा। अगर वो किसी चोरी डकैती में जो है ना गलत लोगों के साथ बैठेगा, वो चोरी डकैती में मुलविस पाया जाएगा। अगर कोई जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, ज़मीनों के कब्ज़े में, ये तमाम चीज़ें जो है ना इंसान को जो हासिल होती हैं, ये उनके जो दोस्त होते हैं उनके तवज्जो से मिलती हैं। सोबत का बड़ा फर्क होता है। माँ बाप तो देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि चाहे किसी मासी का बच्चा हो, चाहे किसी मजदूर का बच्चा, वो कभी अपने बच्चे को गलत बात, ना झूठ बोलना सिखाते हैं, ना गाली देना सिखाते हैं, ना ही बुराई की तरफ भेजते हैं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा एक नेक इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने। लेकिन अब ये माहौल हमारा ऐसा होता है जिसमें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें और सोबत आपको उस जगह पे, उस रंग पे ले जाती है। मतलब कुछ ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सिरा हमें मिलता नहीं है, और वो उलझती चली जा रही है ऐसे रेशम के धागों की तरह से। यानी कराची के मसाइल, और हम अगर सिर्फ मसाइल की बात करें, जराइम की अभी हम दूसरी तरफ रखते हैं बात। मैंने जैसे कि कल भी बात की थी कि मसाइल में तो मुतअद्दिद मसाइल हैं जो हम शायद रेत से शुरू होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू और शायद आसमानों तक, हवाओं तक वो जाते हैं, लेकिन मसला ख़त्म नहीं होता। लेकिन चले, जहाँ पे इंसान की जान और माल की हिफाजत की बात आती है, वहाँ जराइम की बात आ जाती है। एडवोकेट साहब मुझे बताइएगा लियाकत साहब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम उनको देखते ही नहीं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जैसे इतना बड़ा एक वाक़या मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का हुआ, मुझे एक बात बताएं, जब घरों में ये ड्रग्स दी जा रही होती हैं तो क्या पता नहीं लगता माँ बाप को? मेरा सवाल ये है, माँ बाप रोक टोक क्यों नहीं करते, क्यों सवाल नहीं करते, क्यों थप्पड़ नहीं लगाते, क्यों डंडा नहीं उठाते? औलाद है ना उनकी, ये तो बेहतरी की बात है। अच्छा, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो माएँ स्कूल के बैग चेक करती हैं, आपकी डायरी चेक करके, माओं का काम होता है, वो कर रही होती है, उनको पता लग जाता है ऊपर नीचे क्या हो रहा है, बैग में क्या रखा हुआ है क्या नहीं। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो आपके कपड़े लॉन्ड्री जा रहे होते हैं, तब भी माएँ जेब पॉकेट्स चेक करती हैं, कितनी ही कुछ क्यों ना हो, कितने ही अमीर कबीर क्यों ना हो, आपका नौकर भी होता है, वो भी देखता है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे बताइए, ड्रग्स के आइटम नहीं मिलते क्या लोगों को? तो ये इतना आम जो हो रहा है, इसकी सज़ा नहीं है कोई? देखें, बिल्कुल जो हमारे यहाँ मंशियात की खरीदो फरोख्त है या जो उसका इस्तेमाल है बिल्कुल ममनू है। बल्कि 2022 के अंदर पहले ये जो है ना इसको ANF डील करती थी, और ये जो है ना फेडरल लॉ के तहत उसको डील किया जाता था। अब जो है ना बाकायदा इसके अंदर 2022 में अमेंडमेंट आई है, सज़ाएँ भी इसके अंदर बढ़ाई गई हैं, और जो है ना इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो करती है। अब तो इसकी हर थाने के अंदर, पहले ANF वाले FIR करते थे, अब हर थाने में इसकी FIR भी हो रही है और लोगों को सज़ाएँ भी हो रही है। मैं तो ANF पे एक दफ़ा जाके किसी की शिकायत भी करके आई थी, उन्होंने कहा छोड़े मैडम, रहने दे। नहीं, ANF वाले थे। ANF वाले तो जो है ना वो छोटे मोटे तो लोगों को पकड़ते नहीं, वो अगर पकड़ते भी हैं तो वो बड़ी बड़ी जो है ना वो कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके अंदर पकड़ते हैं, उनके स्पेशल कोटे हैं, वहाँ पे उनको सज़ाएँ भी होती हैं। और ANF का केस जो है ना एक मजबूत केस होता है और वो पूरे शवाहिद के साथ पकड़ते हैं। अब जहाँ तक जो है ना जब देखते हैं, हम आपने मंशियात की बात की, देखिए कभी भी वालिदैन जो है ना वो इस चीज़ को अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि वो इसका मंशियात का इस्तेमाल करें। नहीं, मसला ये नहीं है, लेकिन देखिए रोक टोक क्या, आपको नज़र तो रखनी है ना औलाद पे। बिल्कुल नज़र रखनी है। जहाँ तक आपने अभी अरगमान और मुस्तफ़ा के केस की बात की, देखिए इनके तो, इसका तो जो अरमगान है इसका तो वालिद खुद इसमें इन्वॉल्व था जो ना, और आप ये देखें किस तरह की एक्टिविटीज़ जो वो कर रहा था जब उसका बेटा पकड़ा गया। और उसके बाद वो तो ना सिर्फ जो है मंशियात इस्तेमाल करते थे, ऐसे इस्तेमाल करते थे। और जब ये इंसिडेंट उन्होंने किया, उसके बाद जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो नशे की हालत में था, और उसने बाकायदा पुलिस को ऊपर जो है वहाँ पे हमला भी किया, और पुलिस वाले वहाँ पे भागे और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा जो ना। जब उसका पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया है तो उसके ऊपर पहले से भी केसेस जो है ना उसके ऊपर चल रहे थे। और आपने उसके बाद उसके वालिद की एक्टिविटी देखी, किस तरह जो है ना वो बदतमीज़ी से जो है ना वकला के साथ पेश आ रहा है। और इसके अलावा जो पुलिस वाले हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जिस तरह का वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता था, अब उसको पकड़ा है पुलिस ने, गैर कानूनी असरा मिला है। वैसे तो पढ़ा लिखा आदमी है वो। नहीं, पढ़ा लिखे का मकसद ये थोड़ी कि आप इससे बदतमीजी करें। मेरा सवाल सिर्फ ये कि ये जो आइस और ड्रग्स के नशे हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, और जब इनका वो नशा पूरा नहीं होता तो ये जाके सड़कों पे मार धाड़ करते हैं। ये भी हमने देखा है, जो स्ट्रीट क्राइम्स के कितने सारे जिम्मेदार लोग। अब मुझे बताएं, ये जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ, ये भी तो इसी जुमरे में आता है, जराइम के जुमरे में आता है। ऐसे ही है, नशे के बाद ही हुआ ना ये। इसी तरह जो आम छोटे मोटे लोग नशा करते हैं, या जिनको नशा एट टाइम नहीं मिल रहा होता, या और दूसरे लोग, तो वो जब उनको वो नशा नहीं मिलता तो वो उस पैसे के लिए या उस नशा हासिल करने के लिए 2-4 लोगों को थप्पड़ मारते हैं, और वो निकलते पैसे लेते हैं और फिर अपना नशा पूरा करते हैं। ये भी तो हो रहा है। देखिए ये भी हो रहा है। इसके अलावा लोग जो है धड़ाधड़ जो है ना मनशियात बिक भी रही है, लोग नशा ले भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है ना पुलिस को चाहिए कि
स्ट्रिक्ट एक्शन ले जो। मैंने 3 से 4 बार लोगों को निशानदेही करके तस्वीरें खींच के भेजी, कोई नहीं पकड़ता। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए थी। पुलिस यकीनन जो है ना वो कार्रवाई करती है, लेकिन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। लेकिन यहाँ बाज़ वक़्त ऐसा भी है कि ये जो सारी जो सरपरस्ती है, हम देखते हैं जो इलाका SHO होता है, जो उनके बीटर्स होते हैं, ये उनके इल्म में होता है कौन सी जगह कहाँ पे जो इस तरह के जराइम हो रहे हैं, लेकिन उनके इल्म में, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं तो वो उसकी कार्रवाई करते नहीं हैं। लेकिन जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद ये बड़े एक्टिव होते हैं जो ना, वो फ़ौरन जो है ना फिर इनकी आप एफिशिएंसी देखें, फिर बताएंगे जी ये तो फला केस में भी इन्वॉल्व है, ये काम भी करता है, वो भी काम। भाई तो आपका काम यही है ना कि आप जराइम को रोकें। पानी चोरी आपके इलाके में हो रही है, मनशियात आपके इलाके में बिक रही है, VCR आपके इलाके में चल रहा है, दूसरी जराइम पे ज़मीनों कब्ज़े आपके इलाके में हो रहे हैं, हर तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो भाई आप इसको रोको ना, आप पहले रोकते क्यों नहीं हो? मैं समझता हूँ कि अगर एक इलाके का SHO जो है एक वहाँ पे खुली कचहरी लगा के लोगों को अवेयरनेस दे और वहाँ पे लोगों की कमेटियाँ बनाए और उनको कहे कि जहाँ पे भी जराइम आपको नज़र आते हैं आप निशानदेही करें, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप कुछ शिकायत लेके जाएं, किसी की जगह पे कब्जा कर रहे हैं तो पुलिस वाले जाते ही नहीं है जो ना, 15 पे कॉल करें तो जो ना पुलिस पहुँचती ही नहीं है जो ना। तो ये सारी चीज़ें जो ना देखें, अगर SHO स्ट्रिक्ट होंगे। अब यहाँ मसला यह है कि किसी SHO को टिकने दें तब ना, यहाँ सियासी मुदाखलत है, यहाँ फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, आए दिन जो है ना एक SHO 10 दिन एक थाने में आता है। सर्विस रूल ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को आप तैनात करेंगे 3 साल तक वो वहाँ रहेगा, वो 3 साल तक जो है उसी कुर्सी पे रहेगा और वहाँ पे उस अपनी नौकरी सारी इनाम देगा। यहाँ हर 15 दिन बाद हम देखते हैं रिशफल हो रहा है, कभी SP कहाँ जा रहा है, कभी DIG कौन से इलाके में जा रहा है, आपका SHO कहाँ जा रहा है। तो ये सारा जो ना जिस तरह से लोग जो आइस के नशे करते हैं, जो सप्लायर्स हैं उनकी क्या सज़ा है, और जो लोकल एक तो होते हैं कि जो पीछे से एक हाथ जा रहा है उनकी सज़ा। अगर आप उन्हें नहीं पकड़ते, आप जो छोटे होते हैं ना जो ला के देते हैं, वो लेके आते हैं घरों में इस तरह से कि ये मोटरसाइकिल पे लेके आ रहे होते हैं पुड़ियाँ बना के। बिल्कुल। तो इनकी क्या सज़ा है अगर आप किसी को देख ही लें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को खड़े हुए, इनकी क्या सज़ा है? और फिर जो ये ड्रग्स लेते हैं उनकी क्या सज़ा है, और उसको ये सज़ा को रिपोर्ट कैसे किया जाए? देखिए, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस उस वक्त तक जो है ना, अगर आपने नशा किया हुआ है तो वो तो अगर नशा ठीक है, नशा किया हुआ है तो सबसे पहले आप उसका मेडिकल करवाएगी पुलिस, उसके मुताबिक ही उसकी सेक्शन लगाई जाएगी। हाँ, अगर किसी शख्स से कोई चर्स या आइस बरामद होती है, जितनी क्वांटिटी के अंदर जो है बरामद होगी उसकी उसी क्वांटिटी के तहत जो है ना उसकी FIR दर्ज की जाएगी। उसी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना वो उसको अदालत सज़ा देगी, वो मौके पे सील भी की जाएगी, सैंपल भी लिया जाएगा, FIR दर्ज करके जो है ना उसको कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट उसके मुताबिक जो है ना वो फैसला करती है। हाँ, जहाँ पे जो है ना ज़्यादा चर्च है, जैसे 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट है, 14 साल भी हो सकती है आपको और सज़ाए मौत भी हो सकती है जो ना। लेकिन ज़्यादातर जो मैक्सिमम उम्र कैद जो है देते हैं जो ना, अगर क्योंकि ज़्यादा जो है ना मनशात होती है उसके अंदर फिर जो है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं। सज़ाए मौत तो नहीं देते, लेकिन उसमें भी जो है ना वो आपको 25 साल आप उसको लगा लें तो उसको अगर रात दिन काउंट होते हैं तो 12.5 साल जो ना आपको जो है ना वहाँ पे काउंट होते हैं। ये क्या बात है? नहीं, देखिए उसमें ऐसा होता है ना, जो मैं बताऊँ, उसमें ऐसा होता है कि जो कैदी अरेस्ट होता है, अगर वो केस 3 साल चलता है और 3 साल के बाद अदालत उसको सज़ा देती है तो उसको 382 की सेक्शन 382 का बेनिफिट देती है कि जो पिछली सज़ा है उसको भी जो है ना वो उसके साथ काउंट किया जाता है। फिर मुख्तलिफ आपके जो ईद के त्यौहार आते हैं, जो सरकारी छुट्टियाँ आती हैं, उसके अंदर जो है ना हुकूमत माफ़ी का ऐलान करती है। फिर कैदी के जो है ना वो जो कंडक्ट होता है उसको देखा जाता है कि उसका कंडक्ट जेल के अंदर कैसा है, किसी फिर इसके अलावा जो है ना उस जो कंक्रीट करवानी पड़ती है सज़ा कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट को कि भाई इसको कैपिटल पनिशमेंट हुई है, तो लिहाजा जो है ना इसकी जो सज़ा है इसको कंक्रीट कर दिया जाए। उससे फिर ये होता है कि वो रात और दिन जो है ना 2 शुमार होते हैं, इस वजह से वो सज़ाएं कम हो जाती है। रात और दिन 2 शुमार होते हैं, इस वजह से जो है ना फिर सज़ा अगर 25 साल है तो उसकी 12 साल बन समझ लें कि वो 7-8 साल ही रह जाती होगी तकरीबन, इतना रह है ना, क्योंकि वो पहले तो आपकी छुट्टियां भी निकल गई, ईद त्यौहार भी निकल गए, उसके माफ़ी मिलती है, कैरेक्टर उसके ऊपर आपको मिल गया, फिर आपके वैसे वो 2 दिन 1 दिन फिर जेलर को भी जो है ना वो इख्तियार है कि अगर वो उसका कंडक्ट अच्छा है, अगर वो 6 महीने साल जो है ना वो भी उसको माफ़ कर सकता है, वो खुद भी कम कर सकते हो उसको। अच्छा, आम आदमी भी पेरोल पे चला जाता है? नहीं, देखिए पेरोल का एक तरीक़ाकार है, पेरोल पे आप उसको उस वक्त लेके जा सकते हैं जैसे उसकी वालिद की डेथ हो गई है, वालदा की डेथ हो गई है, या कोई ऐसी मजबूरी है कि उसको वहाँ पे जाए, उसके लिए आपको एक प्रोसेस है। आप होम डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देते हैं, वो आप वहाँ उसको रीज़न बताएंगे, फिर उसकी वो रिपोर्ट कॉल करके वो फिर उसको बाकायदा अगर पेरोल पे जाएगा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए
तो उस पुलिस की कस्टडी में जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि उसको जो है ना वो छोड़ के जाएंगे, वो पैरोल एक जमानत होती है। ठीक है, वो पैरोल जो था एक और एक सिस्टम ये होता है कि अगर कोई बीमार हो गया कैदी और एक जेल में अपना अस्पताल होता है, तो क्या वो ऐसे होते हैं नहीं, कि वो उनको अगर जेल के अंदर उसका इलाज हो सकता है, हाँ, तो जेल वाले खुद उसका इलाज करते हैं। ठीक है। अगर उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो जेल वालों को भी ये इख्तियार है कि वो उसको कैदी को रेफ़र कर सकते हैं, जो है ना वो किसी सरकारी अस्पताल के अंदर जहाँ पे उसका जो ट्रीटमेंट होगी वो डॉक्टर करते हैं, लेकिन वो जेल पुलिस की निगरानी के अंदर रहेगा। ऐसा समझ नहीं नहीं है आया कि मुझे, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि अगर तो जेल का अपना अस्पताल है और अगर क्यूरेबल है तो वो वहाँ करते वो वहाँ करें, अगर वहाँ वो उनके हैं, पास लेकिन ऐसा अगर कुछ वो चीज़ कोई नहीं है ऐसा ज्यादा सिवियर बीमार हो गया है तो उसको फिर वो खुद जेल वाले लेके जाएंगे, उसका इलाज जेल वाले खुद करवाएंगे खुद करवाएंगे। और जेल की कस्टडी में होगा अच्छा, बाकायदा। लेकिन अगर बिल्कुल ही ऐसा हो कि डेथ बेड पे हो, फिर वो घर वालों को नहीं दे देते? देखिए, घर वालों को भी इन्फॉर्म करते हैं, नहीं, चाहे अगर वो डेथ बेड पे भी होगा ना, तब भी जो है ना वो वहीं पे पुलिस की कस्टडी में रहेगा, हॉस्पिटल के अंदर रहेगा, उसका इलाज जो है ना डॉक्टर करवाएंगे। घर वाले नहीं करेंगे? नहीं, घर वाले भी करेंगे, लेकिन पुलिस की कस्टडी में रह के सारा कुछ होगा। अभी मेरे पास एक केस है मनीषात के 5 किलो 140 ग्राम के ऊपर एक्यूज को जो है ना 14 साल की सजा हुई है। अब उसकी अपील हमने फाइल की है, जैसे उसको सजा मिली है वो पैरालाइज हो गया है, अब उसको अपने सेंसेस भी नहीं है, अब वो जो है ना बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, और वो वार्ड के अंदर बेसुध पड़ा हुआ है। उसको जेल वाले लेकर गए, उन्होंने 1 हफ्ते तक जो है ना उसका इलाज करवाया, कुछ थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फिर वापस ले गए। अब हमने उसकी एप्लीकेशन दी है कि जनाब इसको दोबारा शिफ्ट करें, जो ना इसका इलाज करवाएं, कोई ये जो है ना वो मर जाएगा अगर इसका इस तरह इलाज नहीं होगा। तो ये जेल वाले भी करते हैं, जो ना जेल के अंदर भी जो है ना वो इंसानियत है कि वहाँ पे भी जो है हेल्प। नहीं, मैंने बड़ी जेल में बड़े सारे शोज किए और मैंने बड़ा एक अच्छा एक सिस्टमैटिक एक उनका निज़ाम देखा। नाज़रीन, ये भी पूछनी थी कि जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, अगर शहरी सेल्फ डिफेंस में किसी को मारे, एक तो स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर ये होता है कि जी कोई आपका पैसा छीन रहा है या कुछ कर रहा है, वो गन ताने हुए तो आपने भी उसको मार दिया, तो बच जाते हैं। देखें, ऐसे वाक़यात तो बेशुमार हो रहे हैं। अब कुछ अर्सा पहले एक मेरे जानने वालों के साथ भी ये वाक़या पेश हुआ, इसी कुरंगी के इलाके में। उनका जो बेटे के साथ थे, उन्होंने पेमेंट ली जो है ना 28 लाख रुपए की। वो जैसे ही फैक्ट्री में उसने पेमेंट देनी थी, उसके गेट के ऊपर जो है ना वहाँ पे डाकू ने उसको रोका, उसने पैसे फेंके, उसको उन्होंने गोली मार दी। उसके बेटे ने जो है वो जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो वहाँ से निकला, उसने जो है वहाँ पे 2 लोगों को शूट किया, बाकी के पीछे भागा तो उन्होंने उसको भी शूट किया था ना, तो वो उसको टांगों में गोली लगी, वो जख्मी है। तो बाकी बाद में बंदे पकड़े भी गए और बाकायदा केस। पैसे बच गए? ये पैसे तो पब्लिक ले गई। पब्लिक ले देखिए, एक शख्स अगर उससे पैसे लूट रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक ने बजाय उसको बचाने के हाँ, वो गोलियां तो खाता रहा, वो उन्होंने जो है ना वहाँ जो पैसे गिरे हैं वो लूट के सारे उठा के ले गए, यानी 28 लाख रुपए थे। और उसका बेटा जो है जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी बाद में नज़र पड़ी कि मेरे बाप को गोलियां मार रहे हैं, उसने जो है हिम्मत करके जाके उनको गोलियां मारी जो ना। हाँ। और वो खुद भी जख्मी हुआ, यानी और जो फादर उनकी डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई जो ना। और जो वो लोगों ने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया, वो उसका बेटा जख्मी हालत के अंदर उसको हॉस्पिटल लेकर गया, यानी वो खुद भी जख्मी है, वो गाड़ी भी चला के जा रहा है, लेकिन पब्लिक में से किसी भी शख्स ने जो है उसकी मदद नहीं की, वो पैसे उठा के ले गए जो। तो बाद में पुलिस ने पकड़े भी हैं लोग जो है ना, वो केस मेरे पास है। ये स्ट्रीट क्राइम तो देखें बेशुमार है जो ना। आए दिन हम देखते हैं कि वो अचानक गली में आप जा रहे हैं, 2 लड़के आएंगे, आप पे पिस्टल रख देंगे, आप लेके चले जाएंगे। तो उसके ऊपर बचत है, बस ज़ाहिर है अगर आप सेल्फ डिफेंस में मारते हैं तो कोई मसला तो नहीं है। देखिए, उसमें मैं थोड़ा सा ना लोगों को ये करूँगा कि आप उसमें मज़ामत न करें। अगर आप मज़ामत करेंगे, दे दें, जो मांग रहे हैं वो दे दें। जो मांग रहे दे। उसकी वजह ये है कि ये अकेले नहीं होते, हाँ। इनके साथ जो है 3-3, 4-4 लोग होते हैं, मार ही देते हैं। अब 2 लोग जो है ना अगर कार्रवाई कर रहे होते हैं, 2-4 उसको बैकअप पे होते हैं। हाँ। अगर वो फंसेंगे तो वो दूसरे जो खड़े हैं वो शूट कर देंगे जो ना। वो फिर क्या होता है कि आपकी अपनी जान जाती है जो ना। और जो अक्सर हम देखते हैं कि दौरान मज़ामत, पिछले साल भी हमने रमज़ान में देखा, इस दफ़ा भी बहुत सारे हुए हैं कि जो लोग मज़ामत करते हैं वो हमेशा अपनी जान से जाते हैं। हाँ, आप मज़ामत उस वक्त करें कि जब आपको मौका लगेगा ना, लेकिन बेहतर यह है कि आप उसको दे दें। फिर लोग जो ये अपने पास इतना सारा असलहा रखते हैं और ये कहते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए रख रहे हैं, तो ये जब वो असलहा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और फिर वो बात आती है कि अगर सेल्फ डिफेंस का एक आपको ऑप्शन आपको कानून देता है, वो आप ऑप्शन यूटिलाइज इसलिए नहीं कर सकते कि अल्टीमेटली आपकी जान जा रही है। देखिए, बिल्कुल जा रही है ना। अगर आप उसको मार भी देते हैं ना, फिर कल आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, फिर जब वो बंदा मरता है फिर उसके वर्सा आपके खिलाफ भी एप्लीकेशन देंगे जो ना। लेकिन कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस पे तो कोई नहीं होती। ऐसा गलत बात है। बिल्कुल है, ऐसा है।
नहीं करती पुलिस मुकदमात, लेकिन फिर भी अगर गुस्सा कल खड़े हो जाते हैं तो जो भी जाके एप्लीकेशन देते हैं जो ना, बाज़ औक़ात नहीं करती पुलिस जो ना, लेकिन इंक्वायरियाँ होती हैं उसकी जो ना। एक इंसान परेशानी के आलम में उसके साथ ज्यादती भी होती है और वो फिर पुलिस उसको रगड़ती है, दोनों को रगड़ती है। फिर पुलिस उसको जो ना ब्लैकमेल भी करती है, उससे पैसे भी लेती है जो ना। फिर ठीक है हम आपको बचा रहे हैं, पिस्टल के हवाले से वेरिफिकेशन करेंगे, वारदात के हवाले से। भाई काम तो आपका था कि आप अपना गश्त करते, पेट्रोलिंग करते, तो ये इंसिडेंट नहीं होता जो ना। आप अगर किसी ने हिम्मत करके उसको मार भी दिया तो उसको बिठा के रखेंगे 3-3 घंटे। अच्छी बात है कि अगर जैसे कि जब ज़ैनब बच्ची का जो केस हुआ था, अगर उसको सरेआम फांसी दी जाती, आपको नहीं लगता कि जराइम की शरह में कमी आती? देखिए, आप एक ज़ैनब के केस की बात करें या तो सैकड़ों इस तरह के वाक़यात होते हैं। ऐसे वो तो ज़ैनब सिर्फ एक प्रोमिनेंट हो गई, लेकिन आप अभी देखिए हालिया वाक़या जो परसों हुआ है, ये जो 2 मियाँ बीवी जा रहे थे मोटर बाइक पे और उनको एक ट्रॉलर या डंपर ने कुचला है, क्या जो रेस लग रही थी, और उसमें से दोनों मर गए और वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी डिलीवर हो गया। इतने दिल खराश वाक़यात। मुझे एक बात बताएं, ये भी तो कत्ले आम है, जो दौड़ रहा है, जो एक्सीडेंट कर रहा है या जिनकी वजह से रोड सड़कें टूटी हुई, इनको कौन, इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। देखिए उसके बाद तो लाइसेंस भी नहीं था। हाँ। जो बच्चा पकड़ा गया और वो रेस लगा रहा है, पहली बात तो यह है कि रेस लगा रहा था वो। रेस आप देखें, जहाँ पे आपका एक हैवी रोड है शाह फैसल का, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर गाड़ी जा रही है, आप वहाँ कैसे रेस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। एक तो ये इसको ममनू है, ट्रैफिक पुलिस हमारी कहाँ है। दूसरी बात ये है कि बगैर लाइसेंस के, बगैर डॉक्यूमेंट्स के लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। आप उसको गाड़ी को चेक करें। आप मोटरसाइकिल वालों को पकड़ते हैं, उनके पास हेलमेट नहीं चलान करते हैं। भाई ये जो बड़े बड़े अमीर ज़ादे हैं, ये जो आए दिन जो रेसें लगाते हैं, लोगों को कुचलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो है आपने डंपर की बात की, डंपर वालों को तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है। वो तो बिल्कुल इतना जो है ना वो दौड़ाते हैं कि वो मोटरसाइकिल वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, कुचलते। देखिए ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। एक इनका टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि भाई आप हैवी ट्रैफिक जो है शहर के अंदर दिन के औकात पर नहीं चलाई जा सकती। लेकिन आप देखिए लियाकत भाई कि होता ये कि आपको इन्होंने एक मुकर्रर टाइम रखा है 11 बजे के बाद, लेकिन आप देखें 11 से बहुत पहले चल रहा होता है ट्रैफिक। तो ये किसकी नेग्लिजेंसी है? पुलिस की नेग्लिजेंसी है ना। अब मैं क्या और बात बताऊँ, भाई रोजे के जब इफ्तार का टाइम होता है, देखते हैं कोई नहीं है, पूरी हैवी ट्रैफिक यहाँ चल रहा है। अब मुझे बताएं, यहाँ से आना जाना उस इफ्तार के टाइम पे इन्होंने शुरू कर दिया है। अब मुझे बताएं, एक मकसद होता है ना, एक टाइम होता है, एक वक्त है कि उस पर रखना चाहिए। लोग अपने अपने घरों में दुबक जाएं, 11 बज गए, आपको जो करना है करें। देखें आपकी पूरी मेरे ख्याल में गवर्नर साहब भी जो है वो कल मैं रात में सुन रहा था कि वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी उसकी मजम्मत की है। आपके पूरे पॉलिटिशियन, सियासतदान सब इसको बात कर रहे हैं। तो भाई सारे अब मिल के जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, कानून क्यों नहीं पास करते, क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए कानून भी इन लोगों ने बनाना है, मुल्क भी इन लोगों ने चलाना है। इम्प्लीमेंट तो नहीं करना ना इन्होंने। इम्प्लीमेंट भी जो है ना ये हुकूमत का काम है करने के लिए। अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाके मसला होगा ना। अब इस तरीके से अब मेरे पास ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं, हम खुद भी जाके जो है ना ऐसे लोग जो जिनकी सजाती होती है मदद करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पूरी निकलता है जो है। या अच्छा, तो वो जाके कॉम्प्रोमाइज जब हम बात करते हैं घरों में वायलेंस की, तो फिर आपके पास उसके केसेस आते हैं। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस तो जो है ना बेशुमार केसेस है हमारे पास। डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू तशद्दुद के, मियाँ बीवी के झगड़े के, ससुराल की तरफ से तशद्दुद किया जाना, ये तो बेशुमार आप फैमिली कोर्टें भरी पड़ी है। रिजॉल्व करते हैं? देखिए ज़्यादातर कुछ फैमिली जो समझदार होती हैं और कोर्टों तक आती हैं, वहाँ पेशअप हो जाते हैं, रिकनसाइल हो जाते हैं मामला जो ना। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं वो रिजॉल्व नहीं होती, वो इश्यूज़ बढ़ते हैं और ख़वातीन खुला लेती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, मेंटेनेंस के केस पेंडिंग होते हैं। आपको लगता है कि मर्द ज़ात मेंटेनेंस देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अदालत दिलवाती है। नहीं ऐसा नहीं है, अदालत दिलवाती है। बिल्कुल दिलवाती है। अगर मेंटेनेंस नहीं देगा जेल जाएगा। इसके ऊपर तो अदालत किसी किस्म की नरमी जो है। अच्छा, अगर औरत खुला लेती है या डिवोर्स लेती है तब भी मेंटेनेंस रहती है? देखिए उसकी इद्दत तक जो ना, इद्दत खुला में यानी जब तक वो खुला के अंदर ले रही है उस वक्त उसकी बनती है मेंटेनेंस। और अगर उसकी खुला ग्रांट हो गई है तो 3 महीने सालों से ना दिया हुआ उसको कुछ, वो पास्ट मेंटेनेंस जो है ना उसको फिर प्रूव करना है। पास्ट मेंटेनेंस अगर वो क्लेम करती है, उसके लिए एविडेंस चलती है। तो एविडेंस कहाँ से आएंगे, ये कौन बताता है? अगर कोई औरत भी काम कर रही है, वो उसकी वजह से घर चल रहा है, देखिए वो उसमें एक काज ऑफ एक्शन का हम पैरा बनाते हैं। उसकी काज ऑफ एक्शन कब से बन रही है? एक तो शादी की काज ऑफ एक्शन है, दूसरी काज ऑफ एक्शन है कि उसको कब घर से निकाला। ठीक है, जब से घर से निकाला है उसने हस्बैंड ने, उस दिन से लेके इद्दत तक वो ले सकती है। इस फिनोमेना को उलट कर दें। कैसे उलट? इस तरह कर दें कि जब डिवोर्स होता है, डिवोर्स के केस फाइल होता है या खुला फाइल होता है, तो औरत रह रही होती है हस्बैंड के घर में, तो औरत को जाना होता है ना, जब टाइम हो जाता है, इद्दत पूरी वो शौहर के घर में करे। लेकिन अगर मर्द औरत के घर में रह रहा है तो
देखिए अगर मर्द औरत के घर में रह रहे हैं, जब झगड़ा होगा तो डेफिनेटली मर्द निकलेगा जो ना। नहीं जाता, कैसे नहीं जाता? नहीं जाता, कहते हैं बुलाया जाए। हमारे एक बहुत लेटेस्ट एक एमएनए का केस है और नहीं जाता। वो कहते हैं कि जो करना है कर लो। नहीं, वो औरत, वो जायदादों की जो हकदार है वो औरत है और जायदादों की मालिक जद्दी पुश्ती वो औरत है। खुला लेने के लिए सारा सब उसने खुला डाला, वो नहीं जाता। खुला नहीं हुई? नहीं, खुला तो वो 1 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि खुला उसकी हो जाएगी तो उसके बाद डेफिनेटली मियां बीवी का रिश्ता खत्म। अरे मुझे एक बात बताएं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अदालत सेपरेशन भी करा दे? क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि उसकी जान को खतरा है, उसने इतना डोमेस्टिक वायलेंस किया उसके ऊपर, इतना डोमेस्टिक वायलेंस किया कानूनी है, रास्ता उसपे इतने मोटे मोटे नील हैं जिसकी तो भाई कानूनी रास्ता इख्तियार करे, कानून उसकी मदद करेगा। कैसे कानूनी रास्ता? मतलब आप मुझे बताएं, क्या पुलिस के पास, अदालतें किस लिए बनी हुई है? पुलिस के पास जाए बगैर क्या वकील के थ्रू ये अपने वुंड्स दिखा के कुछ काम हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो क्या काम हो सकता है? वो कह देगा जी खुला दायर करो। खुला से पहले जरूरी नहीं है कि आप सेपरेशन कर लो। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती है। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कानून भी मौजूद है। इसके अलावा खुला का केस भी कर सकती है, मेंटेनेंस का भी कर सकती है। अच्छा, जहाँ तक उसने जो है ना तो कब्जा फिर किया अगर हुआ है, वो वहीं रहेगा तो और जुल्म करेगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं उसको है। अदालत अलग करेगी। बेदखली का भी केस कर सकती है। बेदखली का भी केस कर सकती है कि उसको, वो तो मालिक नहीं है ना, वो तो घर दामाद है। अब वो नहीं रखना चाहते, उसको घर से निकाल देंगे। घर दामाद नहीं, लेकिन जैसे एक होता है कि बहुत सारी जायदादें औरत को मिलती है ना, बीवी के घर में रहता है। नहीं देखें, अगर वो जायदाद बीवी की सिर्फ शोहर की तरफ से दी गई है, नहीं, अगर बीवी की अपनी है फिर तो वो निकलेगा। हाँ, अगर शोहर की तरफ से दी गई है तो बीवी उसको वापस करेगी जो। अच्छा, ये क्या, ये कौन सा रूल होता है? देखें, अगर शोहर ने बीवी को निकाला में लिख दिया कि जी मैं आपको 4 दीवार निकाह नामे वगैरह में नहीं। मैं फर्ज करें कभी कभार ये होता है कि शोहर होता है वो ऐसे जुआरी होते हैं कि औरत ने कोई घर बनाया और चूंकि उस वक्त नॉर्मली लोग अपने नाम नहीं कराते और वो उनको हर वक्त मॉर्गेज पे लगाते हैं। अब औरत डरती है कि यार मैं अपना घर ऐसा ना हो कि ये खा पी के बैठ जाए, वो उसे खींच के अपने नाम नहीं, उसकी तो इसका चीज मतलब होती ये है ना कि औरत ने तो उसे प्रॉपर्टी ले ली। अब जब औरत उससे खुला ले रही है, मर्द तो ये क्लेम करते हैं ना प्रॉपर्टी तो मैंने दिलवाई इसको। मैं कराती हूँ, इसी के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, बड़े टिपिकल मसाइल होते हैं लोगों के और बहुत ही टिपिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम इसको समअप कर लें और अपने नाज़रीन को उनके सवालों में उठते हुए जो सवाल है उनके जवाब दिए जा सके। तो लेकिन आज अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।